हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हैं। मेहमान तो उन्हें नहीं कह सकती क्योंकि वो स्टडी आईक्यू की ही फैकल्टी हैं, मेरी कलीग सुप्रिया सिंघल जी, जिन्होंने आरएएस में रैंक 422 हासिल की है। बहुत बहुत बधाई सुप्रिया जी। ये तो नहीं कहूंगी थैंक यू। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पे, क्योंकि आप खुद स्टडी आईक्यू से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल, दैट इज राइट। So I have been teaching here and associated with Study IQ now for more than a half year, I guess. Yeah. एंड वी आर सो ग्लैड कि आप स्टडी आईक्यू की फैकल्टी रही हैं और उसके बाद अब एक आरएएस ऑफिसर भी होने जा रही हैं। तो हम भी बहुत खुश हैं और हम आप यही कामना करते हैं कि आप दिन पे दिन तरक्कियों को छुएं। Thank you. शुरुआत करते हैं। ये तो हमने सभी को बता दिया कि यू आर फैकल्टी है, लेकिन थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में सभी दर्शकों को बताएं। Uh, मेरा नाम सुप्रिया है, तो काफी लोग तो ऑलरेडी जानते भी होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे कोर्सेज में। मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में आईसीटी मुंबई से, जिसको फॉर्मली यूडीसिटी के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने एक साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जॉब भी किया था। आफ्टर दैट आई डिड माय मास्टर्स इन मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर एग्जामिनेशन। यू डिड योर बीटेक इन 2014 और 2018 के आरएएस का रिजल्ट अभी आया है। क्या मोटिवेशन था? यू वर वर्किंग एट एक्सट्रीमली वंडरफुल कंपनी रिलायंस के साथ आप काम कर रही थी। उसके बाद आपने एकदम से स्विच किया एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। क्या पूरा मोटिवेशन था? आई थिंक मोटिवेशन बहुत ही इंट्रिंसिक चीज है, ये बाहर से तो नहीं आ सकती। तो मेरे साथ तो ये था कि कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली पैसा है, नो डाउट मनी है, बट आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो व्हेन आई डिड माय मास्टर्स आल्सो आफ्टर आफ्टर दैट आई थॉट कि आई गो फॉर अ गुड जॉब, बट आई डिडंट नो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब जो मैं ढूंढ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि गुड जॉब मीन्स मोर पैसा देन, बट इट वाज नॉट, ट्रूली इट वाज नॉट, बिकॉज मास्टर्स के बाद जब जॉब भी लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे चाहिए। तो आई थिंक जो मेरा सोचने का नजरिया था वो ये था कि आपको जॉब से या आपकी जॉब का इम्पैक्ट कितने लोगों पे पड़ रहा है। जब मुझे ये चीज पता लगी कि कॉर्पोरेट जॉब में, स्पेशली जहाँ जो फील्ड पे मैं थी केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो जॉब है उसका असर सिर्फ एक लिमिटेड स्फेयर में था, मेरी कंपनी के ऊपर था, प्रॉब्लम वहां के एम्प्लॉइज के ऊपर था, बट एज सच कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोई ज्यादा लोगों में नहीं था। सो दिस वाज द मोटिवेशन कि मुझे सिविल सर्विसेज में एंटर करना है। एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ आपने इस तैयारी को शुरू किया। तैयारी की तरफ आते ही, किस तरीके से तैयारी शुरू की? अप्रोच क्या रहा? सबसे पहले तो ऐसे कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, द फर्स्ट थिंग जो देखनी चाहिए वो है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस देख के समझ में आता है कि ये कितना वास्ट है और इसमें कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप स्टेट लेवल पे दे रहे हो चाहे आप नेशनल लेवल पे दे रहे हो, इसका सबसे आई थिंक मोस्ट हार्डवर्किंग पार्ट जो है वो यही है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप एक सब्जेक्ट को चुन के ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको एकदम अच्छे से करूंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, आपको हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने जहां से शुरुआत की थी वो था सिलेबस, कि सिलेबस क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी, कि इसमें और स्टेट सर्विसेज में कितना डिफरेंस है। कहते हैं जब हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। सिलेबस का एप्रीहेंशन किस प्रकार होना चाहिए? क्योंकि एक 3 स्टेज का एग्जाम है, तो सिलेबस को भी 3 स्टेज से समझना चाहिए। थर्ड स्टेज तो मैं नहीं कहूंगी इसका कोई डिफाइंड सिलेबस है, क्योंकि वो तो पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, तो वो चीज होती है। तो वो तो आपकी आई थिंक जब आप प्री और मेंस की तैयारी करते हो तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी एटलीस्ट नॉलेज वाइज बिल्ड हो जाती है। कैरेक्टर बिल्ड होने में तो आपको पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन नॉलेज आपका वहां से बिल्ड हो जाता है। तो रही बात प्री और मेंस की, तो जब आप सिलेबस खोलते हैं तो आपको दिखेगा 60% सिलेबस प्री और मेंस का सेम होता है। वो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लो उसमें सिमिलरली यही पैटर्न रहता है। जो बदलता है वो होता है मेंस में, क्योंकि मेंस एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसके अंदर आप देखोगे कुछ होते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, जैसे एथिक्स, जैसे आप देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्पेसिफिकली आरएस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मेंस में वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो कुछ कुछ उसके कॉम्पोनेंट्स थे। अगर हम यूपीएससी में जाए तो ये अलग से ऑप्शनल है, लेकिन आरएएस में ये कोर्स में ही इंक्लूडेड थे। तो आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी हैज टू बी डिवाइडेड। एक तो आपको होल सिलेबस करना ही है, और उसके साथ साथ आपको प्री और मेंस की थोड़ी थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सुप्रिया जी, जो भी स्टूडेंट्स एकदम स्क्रैच से तैयारी शुरू करते हैं, मुझे लगता है आपकी स्टोरी से काफी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से नहीं सोच रखा था सिविल सर्विसेज ये ऑप्शन है।
किस तरीके से शुरू करें सब्जेक्ट वाइज, किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तैयारी को आरंभ करना है? देखो, सबसे पहली बात तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढो। आप पहले सिलेबस देखो, उसमें आप जैसे आपको पॉलिटी दिखता है, इकोनॉमी दिखता है, ज्योग्राफी दिखता है, एनवायरमेंट दिखता है, साइंस एंड टेक दिखता है, तो हर किसी का अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इकोनॉमिक्स, मैथ्स, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे पता था कि अगर मैं इसमें कम टाइम भी दूंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और थोड़े से ह्यूमैनिटीज वाले टॉपिक हो जाते हैं। अब वही कोई ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा होगा तो उसके लिए हो सकता है उल्टा हो जाए कि उसको साइंस एंड टेक थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी भाई वो माशाल्लाह एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी वैसे ही डिवाइस होनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढो, और उसके बाद अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरू करो, क्योंकि वहां से मिलता है कॉन्फिडेंस कि अब तो हो जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स, आप सपोज करो आरएस के पेपर में, आई एम अज्यूमिंग अभी 15 सब्जेक्ट्स हैं, इससे तो ज्यादा ही होंगे, पर 15 सब्जेक्ट्स तो हैं, तो 15 सब्जेक्ट एक साथ तो होंगे नहीं, इनको लाइन बाय लाइन करोगे। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट करो जो आप फिनिश कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने पहले उठाई लक्ष्मीकांत, वो भी पॉलिटी, तो लक्ष्मीकांत की वो कितनी लंबी है कि आप 3 महीने लगा लोगे तो भी आपको लगेगा आपको पॉलिटी नहीं आती। तो पहले वो उठाओ जो आपको आता है, उसको खत्म करो, और फिर आप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके सारे सब्जेक्ट हो भी जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि जिन सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंट है उन्हें आप थोड़ा सा उठाइए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस और आए अपने अंदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। जो सबसे पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स। स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है? प्रीलिम्स में सबसे पहली बात तो है कि ये बहुत ही फैक्चुअल पेपर है। आरएएस के पेपर और अगर किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो उसमें डिफरेंस इस बात में आता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकता है 4-5 पूछे, पर आरपीएससी के पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो जैसे वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सपोज करो अभी कोई नई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, जबकि ये सवाल यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन होना माइंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज सब एक साथ देते हैं, एंड विच आई थिंक इज द राइट स्ट्रैटेजी ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम्स क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि एक पेपर क्या डिमांड कर रहा है। अगर प्रीलिम्स का पेपर देखोगे आरएएस का, तो उसमें मैथ्स पेपर के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि मुझे सीसैट में मुझे पता था कि मैं उसमें स्कोर कर लूंगी, तो मेरे 15-20 मार्क्स कहीं नहीं गए थे। अब ले दे के मुझे 60-70 मार्क्स ही जुगाड़ने थे, तो वो जुगाड़े जा सकते हैं। वो अगर आपने इंडिया लेवल का भी पढ़ा है और थोड़ा सा ही राजस्थान लेवल भी आता है, तो वो भी, उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि आपका प्लस पॉइंट क्या है। अगर आपने सीसैट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो वो आई थिंक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सीसैट के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बार ग्राफ्स हो गए, पाई ग्राफ्स हो गए, तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये अगर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टडी आईक्यू भी कितने सारे कोर्सेज हमने बना रखे हैं जो यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज भी करते हैं सीसैट के लिए, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इससे तो आपका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड अप्रोच आपने बताया सुप्रिया जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेंस की। तो मेंस, जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी देते हैं, आरएएस का मेंस थोड़ा अलग होता है। क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मेंस की होनी चाहिए आरएएस में? मेंस रिलेटेड सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो यूपीएससी में अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि टफनेस लेवल किसका ज्यादा है, तो नो डाउट यूपीएससी ज्यादा है, लेकिन कोर्स किसका ज्यादा है, तो वो आरएएस का, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यूपीएससी के यहाँ पे कंपलसरी है। तो सबसे पहले तो आप पेपर वाइज जाइए, जैसे जहाँ पे भी 4 पेपर्स होते हैं, 3 तो जीएस पेपर्स होते हैं और चौथा होता है अपना लैंग्वेज पेपर, जिसमें इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, वो स्कोरिंग है। तो इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर ये इग्नोर किया तो ये रैंक, मतलब ये रैंक बिगाड़ भी सकता है और रैंक से निकाल भी सकता है। तो लैंग्वेज पेपर्स में थोड़ा सा शुरू से पढ़ते रहना। अगर आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है तो आपके लिए ऑलरेडी एक एज है आरएएस में, क्योंकि 120 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है और 80 मार्क्स का इंग्लिश का होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो थोड़ा सा हिंदी का शुरू से प्रैक्टिस करना। ये तो एकदम से आप संधि विच्छेद, अलोम विलोम नहीं कर पाते हो, उसको थोड़ा सा माइंड को सेट करने में टाइम लगता है। तो एक तो ये लैंग्वेज वाली पेपर वाली हो गई, और दूसरी चीज है आपकी जीएस पेपर्स की। जीएस पेपर्स आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं अगर आपने एक बार भी यूपीएससी का मेंस का पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आती है। यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको वर्ड लिमिट दी है और आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने लिखा है 10 वर्ड्स मतलब 10 वर्ड्स,
50 वर्ड्स मतलब 50 वर्ड्स, 20 वर्ड्स मतलब 20 वर्ड्स, और उन्होंने लाइंस दिए हैं आपको। तो आप ऐसा नहीं है कि भर भर के पेज लिख के आ जाओगे, वो लिख ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 3 ही लाइन दी है आपको 10 वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए। तो आई थिंक उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन सेट कर दिया, अब आपका बस काम है कि उस रिस्ट्रिक्शन में बेटर आंसर लिखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको जैसे सपोज एग्जांपल देती हूँ, जो इस बार क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन करने को कहा था काली बंगाल को, तो काली बंगाल में सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, और उसके बाद आप उसके 2-3 क्वालिटीज और लिखो। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप ये पेपर दे रहे हो, क्योंकि अगर आपने 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर जैसा लिखा और 5 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर जैसा लिखा, तो एक में तो होगी नेगेटिव मार्किंग और दूसरे में मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो ये दोनों गड़बड़ होना नहीं चाहिए। अलग अलग पेपर्स की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की बात कर लेंगे। GS1 तो जिसमें हिस्ट्री आता है मोस्टली आपका, आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है जहां तक मुझे याद है। तो इस वाले पेपर्स में कुछ आपका करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट होना चाहिए। देखो हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नहीं आ सकता क्योंकि वो तो हिस्ट्री है, पर जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट में आपको रिसेंट एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो यूपीएससी में भी आया और जो आरपीएससी में भी आया, और ऐसा क्यों हुआ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही आ गया। वो क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में काफी टसल्स हुए हैं। तो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेके या गवर्नर की पावर्स को लेके क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर था कि आएगा। तो ये यूपीएससी में भी आया और ये आरपीएससी में भी आया। तो कुछ ऐसी करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो जो आपको लग रहा है कि बहुत ऑनगोइंग चीज है, जैसे इस बार अगर मैं कहूँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, डेफेमेशन हो गया, सेडिशन हो गया, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमेशा से न्यूज में रहे हैं। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें तो ये हर बार कोर्ट में मामला गया है, सेडिशन पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो ये आपके हॉट टॉपिक्स है। इनको अगर आप कोई कहीं से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अलग से खुद भी पढ़ो, क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहे हो। और एग्जाम्पल्स लिख के आओ, जैसे एक लाइन में एग्जाम्पल लिख दो कि ये अभी रिसेंटली ये टसल हुआ था, या रिसेंटली हमने सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस देखा। इससे आपको डेफिनेटली आधा नंबर तो ज्यादा मिलेगा। जो सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली यूपीएससी में ऑप्शनल्स की तरह होते हैं, यहाँ पे आरएएस में बात करें तो दे आर पार्ट ऑफ योर जीएस, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, सोशियोलॉजी हो जाए, एथिक्स हो जाए। इन सब्जेक्ट्स को क्या अप्रोच रहनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए? इनको ऑप्शनल की तरह नहीं पढ़ना है, एक तो इनको बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है। एथिक्स के लिए मैं कहूंगी क्योंकि ये नया चीज ऐड हुआ था। आई थिंक एथिक्स इज वन सब्जेक्ट जो अब सारे एग्जाम्स में ऐड किया जा रहा है। इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी में भी एथिक्स अब ऐड कर दिया गया है, बिकॉज आई थिंक सडनली वी हैव रियलाइज वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिक्स के लिए जैसे इस बार अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड था कि 20 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन 60+ मार्क्स का पेपर बना था। तो एथिक्स हो गया। अब इसको आप एकदम डीप में मत पढ़िए, ऊपर ऊपर से पढ़िए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। कुछ थ्योरीज है, एथिकल थ्योरीज हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है। तो ऊपर ऊपर से कुछ सोशल थिंकर्स हो गए, रिफॉर्मर्स हो गए, फिलोसफर्स हो गए, उनके आप थ्योरीज पढ़िए। जैसे प्लेटो इस बार पूछा गया था, एरिस्टोटल पूछा जा सकता है क्योंकि उन्होंने जस्टिस पे कुछ काम किया था। वैसे ही कुछ इंडियन थिंकर्स भी हैं, एथिकल थिंकर्स। तो ऐसे आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम एथिक्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे पबैड हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, तो जितना आपके सिलेबस में लिखा है ना लाइन बाय लाइन, उतना ही पढ़ना है। अगर वहां पे संस्कृताइजेशन लिखा है तो हमें संस्कृताइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो किसने दिया था, और उसकी एक लाइन की डेफिनेशन, और अगर उसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही अपने सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि ये हमें ऑप्शनल मास्टरी नहीं करनी है इसके अंदर, हमें बस एक बेसिक लेवल पता होना चाहिए। एथिक्स की आपने बात की, और एथिक्स बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन में इवॉल्व हो रहा है। केस स्टडीज की बात करें, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है केस स्टडीज के लिए? फॉर्चुनेटली जिन्होंने 2018 में एग्जाम दिया है उनके लिए कोई केस स्टडी आया नहीं है, बट आई थिंक जो अब रिसेंट एग्जामिनेशन होंगे उसमें केस स्टडी जरूर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर भी था एथिक्स वाला, तो शायद नहीं इंक्लूड किया हो। बट केस स्टडीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इनफैक्ट अगर मैं कहूंगी, आपने अगर नॉर्मल आंसर भी लिखा है और उसमें अगर आप एक इंसिडेंट डाल सकते हैं जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा हो, आप दिखा सकते हैं कि एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है कोई, और फिर आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि क्यों ये थिंकर ने जो बोला है वो एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर तो वैसे ही बाकी लोगों से एज ले गया। तो केस स्टडीज हम ऐसे अलग से जब पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम केस स्टडी को सॉल्व करें, बट उसके अलावा भी जो केस स्टडी में आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो उसको याद रखो और उसको अपने मेंस के पेपर में उतार लो। अगर जो उसका शॉर्ट फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ होल केस स्टडी, बट उसका शॉर्ट फॉर्म, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर भी सुधर जाएगा और आपका केस स्टडी प्रिपरेशन भी हो जाएगा।
केस स्टडीज के लिए एक इवोल्यूशन बहुत जरूरी है पूरी प्रिपरेशन में। क्या करना है, क्या स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना है, और कैसे केस स्टडीज के लिए अपने आप को एक पर्सपेक्टिव तैयार करना है? सबसे पहली चीज है कि एथिकल बनो। क्योंकि अगर आप एथिकल नहीं हो ना तो आपके केस स्टडीज में वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम केस स्टडीज में अगर हम लिखते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन हर पेपर हर क्वेश्चन में आप ये नहीं घुसा सकते। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यू को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है। एथिक्स इज ऑल अबाउट वैल्यूज। आपके बहुत सारे वैल्यूज हैं, कुछ सिविल सर्विसेज के वैल्यूज हैं, कुछ आपके मॉरल वैल्यूज हैं, कुछ आपके सोशल वैल्यूज हैं, कुछ आपके रिलीजियस वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज का ही कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको एथिक्स, बेसिकली पूरा सब्जेक्ट ही इसके अराउंड है। तो आपको अगर कोई केस स्टडी दी जाती है तो उसमें सबसे पहले आप ये समझो कि उस वो क्वेश्चन जो है वो किन दो वैल्यूज के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हो रहा है कि आपको प्रमोशन चाहिए वर्सेस आपकी कंपनी कुछ गलत काम कर रही है, तो क्या आप उसको रिपोर्ट करोगे, नहीं करोगे? तो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ हो रहा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही हो, सपोज करो, आपको नहीं, आपको पता है आपको रिपोर्ट करना चाहिए, पर आपको ये भी पता है कि वो आपकी फैमिली है, तो ये आपका पर्सनल वर्सेस सोशल। तो ऐसे आपको एग्जैक्टली पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी दो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, और उसके बाद आपको केस स्टडी का सोल्यूशन ढूंढना है। डायरेक्टली सोल्यूशन लिखोगे तो फिर गलत आंसर निकलेगा। तो पहले वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट और फिर आंसर। आंसर स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। किस तरह आपने कैसे अपनी प्रैक्टिस की? शुरुआत से ही आप लिखती थी या फिर प्रीलिम्स के बाद आपने शुरू किया आंसर्स लिखने के लिए? आंसर राइटिंग आई थिंक मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक ही है क्योंकि मैं खुद के ब्लॉग भी लिखती हूँ, तो मुझे लिखने का पहले से ही काफी शौक है। तो राइटिंग आई थिंक इज एन आर्ट। लेकिन उसके अलावा भी जो आंसर्स लिख रहे हैं, दो तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं। एक होता है हम जब पैराग्राफ में लिखते हैं, और एक होता है जब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। इन दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई एक राइटर कोई दूसरा रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आई थिंक आजकल जब हम सुनते हैं बच्चों की आप पॉइंट वाइज लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो, लैंग्वेज वो लिखो जिसमें आप अपनी बातें सामने वाले को समझा पा रहे हो। आपने पॉइंट्स पे लिख दिया, लेकिन ऐसे पॉइंट्स लिख दिए जो आपस में मिलते जुलते ही नहीं है, जिनकी नंबरिंग उल्टी सीधी हो गई है, तो उससे तो बेटर है आप पैराग्राफ में लिखो, ताकि वो चीजें फ्लो में तो आए। तो चाहे आप पैराग्राफ लिखो, चाहे आप पॉइंट्स लिखो, आंसर का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन से, बीच में होती है आपकी बॉडी, और लास्ट में होता है आपका कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप जनरली बस इंट्रोड्यूस करते हो। अब हम आरएएस एग्जाम्स की बात करें तो इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ 10, कुछ 20 वर्ड्स वाले हैं, कुछ 50 वर्ड्स वाले हैं, कुछ 100 वर्ड्स वाले हैं, तो ओनली 100 वर्ड्स वाले में आप ये लिबर्टी ले सकते हो। बाकी जितने भी जो छोटे छोटे लिमिट वाले जो क्वेश्चंस हैं, वहां पे हमें बिल्कुल संक्षिप्त में जो मांगा गया है वही लिखना है, क्योंकि वहां वर्ड लिमिट बहुत मतलब वहां पे वर्ड्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जो 100 वर्ड्स वाले, जैसे आपको गवर्नर का क्वेश्चन दिया, तो वहां पे आप इंट्रोड्यूस करो ये कह के कि गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 213 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। अब उसके बाद बॉडी में आएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में एक्चुअली है क्या, ऑर्डिनेंस क्या है, वो क्यों लागू किया जा रहा है, गवर्नर उसमें कहां तक ऑर्डिनेंस कब तक एप्लीकेबल होता है, जो चीजें मांगी गई हैं आपसे। और फाइनली कंक्लूजन में आप ये चीज लिखोगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसलिए आप कभी उसको ये मत लिखना कि वो गलत है। जो चीज आपके संविधान में है वो गलत नहीं है, उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, वो मिसयूज की जा रही है, लेकिन वो गलत नहीं है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आंसर हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि एनवायरमेंट में इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सब बर्बाद है, सब खराब है, दुनिया ही खराब है, नहीं, पॉजिटिव एंड करो कि सुधर रही है चीजें। पॉजिटिव चीजें लिखो कि हमने BS6 लागू किया है, हमने ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी लाई थी, हमने कोशिश करी है एनवायरमेंट सुधारने के लिए, हमने ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, और इस वजह से हम SDGs की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा हुआ है और थोड़ा और करने की जरूरत है। हमने कई बार सुना है पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है, लेकिन आपने उस चीज को बहुत ही एक्सप्लिसिटली क्लियर भी कर दिया कि किस प्रकार अपने आंसर्स में पॉजिटिविटी ले आना है। हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, अब जो तीसरा स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, उसकी बात करते हैं। किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बोर्ड के सामने टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी? आई थिंक पर्सनालिटी टेस्ट इज वन थिंग दैट हैज फेवर्ड मी टिल नाउ, क्योंकि यूपीएससी में भी जब मैं इंटरव्यू दे के आई थी तो वे काफी हाई मार्क्स थे, और जब हम मॉक इंटरव्यूज भी देते हैं तो वहां से हमें पता लग जाता है कि ओवरऑल हमारा इंटरव्यू में कैसा सीन रहने वाला है, अंटिल हम कुछ बहुत ही ब्लंडर करके आ जाए मतलब झगड़ा ही करके आ गए हम पैनल से, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कुछ पर काम कर रहे हैं तो इट्स अज्यूम कि इंटरव्यू एक इजी स्टेज होता है, क्योंकि इसमें आपको पोर्ट्रे करना ही नहीं है, आप जो है आपको बस वही दिखाना है।
कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इस बात से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि मैं हिंदी मीडियम हूँ, तो हो सकता है कि बोर्ड मुझे अच्छी होता है ना कि इम्प्रेशन से ना देखे, नहीं आती है, और मतलब कैसा लगेगा जब मैं टूटी फूटी इंग्लिश में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो वो वहां पे लैंग्वेज का कमांड नहीं देख रहे हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप कैसे बात करते हैं, आप कितना बात करते हैं, और क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप अभद्र तो बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों में एक पोलाइटनेस, एक कंपैशन तो है। आप एक सिविल सर्विसेज परीक्षा में जा रहे हैं जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द वर्क जो होगा वो पब्लिक फेसिंग होगा, तो आपकी जो बात करने का तरीका है उसमें एक सहजता होनी चाहिए, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके पास कोई आए तो वो कम से कम संतुष्ट होके जाए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। तो ये वाली जो चीजें होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई रिमेम्बर आरएएस के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वाटर पोलो क्या होता है, क्योंकि मेरी हॉबी थी बैडमिंटन, और राजस्थान में पोलो बहुत फेमस गेम है, जबकि मेरा पोलो हॉबी नहीं था, और मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया था कि सर मुझे पोलो के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा हॉर्स पोलो क्या होता है, एलिफेंट पोलो क्या होता है, वाटर पोलो क्या होता है, और मैं सोच रही हूँ मुझसे पोलो पे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, जबकि मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि सर मैंने पोलो देखा भी नहीं है आज तक, मैं गई नहीं हूँ वहां पे गार्डन में देखने के लिए पोलो। फिर उन्होंने बोला नहीं आप गैस लो वाटर पोलो क्या होता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं गैस ले लूं कि सर पानी में खेलने वाला पोलो वाटर पोलो होता होगा, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किससे खेलते हैं, एलिफेंट पोलो एलिफेंट से खेलते हैं, हॉर्स पोलो हॉर्स से खेलते हैं, तो वाटर पोलो किसके साथ खेलते हैं। तो मैंने यहाँ ये गैस ना लेते हुए सीधा ऑप्शन चुना, नहीं सर मुझे नहीं आता। अब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको वाटर पोलो नहीं पता, आप तो गैस भी नहीं ले रहे हो, अली लेना चाहिए, ऐसे कैसे, ये तो इजी सा गैस है मैडम, क्या पानी में पोलो खेलने में ऐसे ही बोल दो। मैंने नहीं बोला, एंड आई थिंक दिस वर्क इन माई फेवर, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में 70 on 100 है, एंड विच इज अबव एवरेज स्कोर। सो आई थिंक हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, हैविंग दैट क्लैरिटी इन माइंड कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है और कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली और पोलाइटली नो बोलना है, और उस पर ज्यादा ये नहीं करना कि नहीं सर हम तो बताएंगे, आप पूछो हमसे, हम तो बताएंगे नहीं वहीं रुक जाओ वो स्ट्रैटेजी आपको फंसाने की, समझ जाओ। इस चीज के लिए एकदम ही क्लियर रहना है कि किस क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और किसको नहीं। ये बहुत ही अच्छे से आपने बताया। हमने राजस्थान सिविल सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुप्रिया जी के एक्सपीरियंस से सुनी और उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस से गाइड किया। Since Supriya ji is working with us, so how Study IQ has helped you in this journey? First of all, I'll say कि Study IQ is a very amazing to work with. मुझे अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएगा इनके साथ काम करते करते, और आई थिंक इससे इजी एक अच्छी मतलब वर्किंग फैमिली मुझे मिलना शायद इम्पॉसिबल था इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई थिंक एवरीबडी जिसके साथ मेरा भी इंटरेक्शन होता है सब इतने कोऑपरेटिव है, सब इतने कोऑर्डिनेटिंग है। तो उस जरिए से अगर मैं बोलूँ कि मेरा जर्नी कैसा था एक वर्क एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाई करने का, तो बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज है कि स्टडी आईक्यू अपने आप में एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो यूट्यूब चैनल है, जो स्टडी आईक्यू का यूट्यूब चैनल है, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस इस वक्त डिलीवर करता है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, वो तो मैं अभी जुड़ी हूँ, पर यूपीएससी का एग्जाम तो मैं पहले से भी दे रही थी, और तब तक मैं तब इंटरव्यू में जा चुकी थी ऑलरेडी। तो आई थिंक एवरी इंटरव्यू, जब भी मेरा इंटरव्यू आता है उसके मतलब होता है ना जब अपनी डेट आती है वर्सेस जब इंटरव्यू होता है, तो उसमें 2-3 महीने का गैप होता है। आई थिंक वो 2-3 महीने में रोज लगातार स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि आप इससे एक तो चीज होती है कि आप कोई भी करंट अफेयर्स मिस नहीं करते हैं, और दूसरी चीज होती है आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है। अगर कोई भी इशू हो रहा है, चाहे वो इंटर लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपके ही होम स्टेट में कुछ सड़क बन रही हो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं हो, तो वो सब यहाँ पे कवर कर दिया जाता है। तो आई थिंक उतना जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ऑब्वियसली आपका पर्सनालिटी वाला पार्ट नहीं, बट आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट तो यू कैन बी अश्योर्ड अगर आप ये चैनल से एसोसिएटेड हो। और ये तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो तो। Thank you so much, Supriya ma'am, for joining us in this interview session. कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन आप सभी राजस्थान सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को देना चाहती हैं और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं? Firstly, तो I will say कि thanks a lot because lot of people have been wishing me. And secondly, I would say कि सिविल सर्विसेज एक एग्जाम की तरह, इसको अपनी जिंदगी मत बनाना, क्योंकि काफी लोग आजकल बहुत सुनने को मिलता है एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि लोग मेंटल डिप्रेशन और काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं। एंड दिस इज वन थिंग दैट आई वुड टेल टू एवरीबडी, आई टेल इट टू माय स्टूडेंट्स आल्सो हु कांटेक्ट मी, कि पढ़ो लेकिन दिल से पढ़ो।
ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज खुद भी समझ में आए, और कल अगर आपसे आपके पापा आके पूछे यार ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो आप समझा पाओ उनको कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए नहीं है, आप जब आज पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हर चीज क्या है, क्योंकि सिविल सर्विसेज से ज्यादा पढ़ाई आप कहीं नहीं करोगे, ये मैं आपको पर्सनली बोल सकती हूँ। और ये ओनली पढ़ाई है जिसको पढ़ के आप पूरा न्यूज़पेपर बैक टू बैक समझ सकते हो। तो एक चीज क्या है कि हमें अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपने एग्जाम में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 घंटे पढ़े और अगले 3 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करें, नहीं। रोज पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। और दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, ब्रेक लो और उसके बाद वापस आओ, लेकिन थोड़ा सा रिजुविनेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ लगे हुए और हमें समझना हमारी क्या गलतियां हो रही है। गलतियां पहचानना, सुधारना और उनको वापस से इम्प्रूव करना। दिस इज हाउ दिस एग्जाम विल गो ऑन। Thank you so much for joining us in this interview session. We wish you all the very best. Thank you.